हाँ जी गाइस, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या क्या इंटरनेशनल मॉडल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में आपके पास में क्या क्या कमिटीज आई थी और किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कुमार मंगलम बिरला कमेटी की, तो ये हमारी कमेटी आई थी 2000 में। तो बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पर इनकी जो रिकमेंडेशंस थी हमने ये क्लॉज 49 में डाल दी थी हमारी लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजिंग्स में। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस क्या थी सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एक तो वो आते हैं, एक हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारी कंपनी को डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये हमेशा अकाउंटेबल रहते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। फिर आती है बात यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए बीओडी की। तो बीओडी के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि हमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखनी होती है हमारे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास 50% से कम नहीं होने चाहिए। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं ये यहाँ डिपेंड करेंगे कि जो हमारा चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव है। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है तो 1/3 बोर्ड को जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो यहाँ पर 50% जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट आती है बात यहाँ पर ऑडिट कमेटी की। तो ऑडिट कमेटी में हमारे पास मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। देखो ऑडिट्स क्या क्या करती हैं, सबसे पहले तो ये यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशंस चेक कर रही होती हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस को यहाँ पर ही ऑडिटिंग कर लेती हैं, एचआर की भी ऑडिटिंग होती है। इसके अलावा भी हमारे पास में अलग अलग ऑडिट्स बैठती हैं, जैसा भी हमारा अगर बैंक्स की बात करें तो आरबीआई डिमांड करता है, कंपनीज की बात करें तो कंपनीज एक्ट। ओके, तो यहाँ पर ऑडिट कमेटी में आपके पास 3 मेंबर्स हैं, तीनों ही आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिनमें से एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके पास में यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज है। अच्छा, अब यहाँ पर इस कमेटी को हम अकाउंटिंग कमेटी भी बोल सकते हैं, एसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है कमेटी, इसका जो चेयरमैन होगा वो चेयरमैन यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और ये एजीएम में प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिकली आपकी जो भी जनरल मीटिंग्स हो रही हैं उनमें इनको प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कमेटी है इसको एटलीस्ट थ्राइस मिलना होगा, जिसमें कि यहाँ पर जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का किसी भी 2 मीटिंग्स के बीच में नहीं होना चाहिए। तो आपको साल में 3 बार मिलना है, 3 बार में ऐसा ना हो कि एक कमेटी में यहाँ पर 6 महीने का गैप आ गया और बाकी 2 में 2-2 महीने का चल रहा है। आपका किसी भी मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब कोरम की बात करें, कोरम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग हैं। ठीक है, आपके पास में एक मीटिंग बैठी, 10 लोग हैं, 10 लोग में आपके पास में 1/4 मेंबर का कोरम था। इसका मतलब है एटलीस्ट यहाँ पर 10 में से आपके पास में, ठीक है, 1/4 मेंबर्स जो हैं इस 10 मेंबर्स के आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, 12 ले लेते हैं कमेटी में तो आसानी होगी। तो बेसिकली अगर 3 लोग भी प्रेजेंट नहीं है उस मीटिंग में, सिर्फ 2 ही लोग प्रेजेंट है, तो ऐसी कोई भी मीटिंग हेल्ड की हुई नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर कोरम क्या है, यहाँ पर कोरम है कि आपके पास में या तो 2 मेंबर्स होने चाहिए या फिर 1/3 जो है कमेटी के मेंबर्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 2 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये असेस करेंगे एक्यूरेसी को और फेयरनेस को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। दूसरा, ये यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट है या फिर रिमूवल है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स का। इसके अलावा यहाँ पर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मैनेजमेंट के साथ में वो भी रिव्यू की जाती हैं। बैंक्स में अगर हमारी ऑडिटिंग कमेटी होती है तो इसके लिए इंटरनल ऑडिटर्स के लिए आरबीआई बोलता है कि जो भी रेन्यूमरेशन है वो यहाँ पर बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और हमारे पास में जो भी ऑडिटर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट 3 साल के लिए जॉब सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। आप 3 साल से पहले उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब रेन्यूमरेशन कमेटी की अगर हम बात करें, जो आपके लिए यहाँ पर बताएंगे कि जो हमारे ऑडिटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर रेन्यूमरेशंस कैसे रहेंगे। तो यहाँ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं मेजरली जो इस कमेटी के लोग हैं वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरपर्सन इस कमेटी का इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ये एजीएम को अटेंड करें। बोर्ड मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम से कम ये मीटिंग आपकी 4 बार होनी चाहिए 1 साल में, और यहाँ पर हर मीटिंग के बीच में 4 महीने का गैप आपका कम मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने आज अगर एक मीटिंग रखी है तो आज से 4 महीने के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग आपको रख लेनी है। और जो डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर इसके मेंबर्स, किसी भी मीटिंग के कमेटी के मेंबर 10 कमेटी से ज्यादा का नहीं हो सकते हैं, और एक चेयरपर्सन 5। बेसिकली मान लो 20 हमारे पास कमिटीज हैं तो 20 में से एक चेयरपर्सन, यहाँ पर सिर्फ 5 ही कमिटीज के बन सकते हैं चेयरपर्सन, और जो डायरेक्टर है वो केवल 10 ही कमिटीज के मेंबर हो सकते हैं, सबकी कमेटी के मेंबर्स ये नहीं रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट का हमारी आती है अब इसके बिरला के बाद में नरेश चंद्रा की। ठीक है, ये यहाँ पर कैसे आई थी, तो यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है इन्होंने इसको सेटअप किया था। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, सबसे पहले आती है ऑडिटर से रिलेटेड। तो इन्होंने बोला जो भी ऑडिट फर्म है इसके पास में कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इन्हें हमें कोई भी लोन्स या गारंटीज नहीं देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इनके पास में 25% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। जो की फर्म ऑफिसर्स हैं इस फर्म के, वो हमारी ऑडिटिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते बिफोर 2 years ऑफ द लास्ट ऑडिट। ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ पर ऑडिट की थी आज, तो आज से 2 साल तक आप जिस कंपनी को आपने ऑडिट की है उस कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जो ऑडिट फर्म है वो यहाँ पर नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, और 50% जो पर्सनल हैं, जो लोग यहाँ पर ऑडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमारी कंपनी हर 5 साल में रोटेट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या चीजें बोली गई, ऑडिटर्स जो हैं यहाँ पर उनके लिए ऑडिट फर्म्स को कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ए ऑडिट फर्म है और ये यहाँ पर बीएक्स को ऑडिट करने गई है, तो बीएक्स के साथ में इनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, बीएक्स इनको कोई भी लोन ना दे, ना कोई गारंटी दे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी, ठीक है, कंपनी जो है वो यहाँ पर रिलाय नहीं करनी चाहिए मोर देन 25% ऑफ देयर इनकम। मान लो इनको 100 करोड़ रुपए का इनकम होता है एक कंपनी को जो कि ऑडिटिंग कर रही है, तो ऐसा ना हो कि बीएक्स जो है इसको 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा इनकम प्रोवाइड करती है इस 100 करोड़ में से। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो की ऑडिट पर्सनल का बताया आपको, ये ऑडिट कंपनी को नहीं ज्वाइन करना चाहिए विद इन 2 years ऑफ द लास्ट ऑडिट, एंड नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद में 50% जो ऑडिट की टीम है वो हर 5 साल में रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब ऑडिट कमेटी की बात आती है। जितने भी मेंबर्स हैं कैसे रहने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सीईओ एंड सीएफओ जो हैं वो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करेंगे। ऑडिट कमेटी जो है वो ओवरसी करेगी ऑडिटर अपॉइंटमेंट को। ठीक है, कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम बोर्ड साइज उन्होंने बोला 7 डायरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें से 5% मिनिमम आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर ये क्रिमिनली लायबल नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयज के मिसमैनेजमेंट के लिए।
ठीक है, ऐसा ना हो कि इन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयज का मिसमैनेजमेंट किया था, इस वजह से इनके ऊपर कोई केस चल रहा है। आ गया समझ में इतना। नेक्स्ट आती है बात अब हमारे पास में यहाँ पर रेन्यूमरेशन की। तो इनका यहाँ पर रेन्यूमरेशन किस तरह हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो सैलरी लिमिट होंगी हमारे एनईडीज के लिए, और कॉम्पनसेशन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बोर्ड और शेयर होल्डर्स मिलकर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है अब हमारी आप सबकी फेवरेट नारायण मूर्ति कमेटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला होगा आप लोगों को कि 70 घंटे काम करना है। नहीं, देखो इनकी यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो रिकमेंडेशंस थी ये भी हमने क्लॉज 49 में लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज में ऐड की थी। तो पहली रिकमेंडेशन की थी कि ऑडिट कमिटीज जो हैं यहाँ पर इसके मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और कम से कम एक मेंबर होना चाहिए जिसकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल में एक्सपर्टीज हो। दूसरा इन्होंने बोला यहाँ पर कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, और इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारा कंपनी के साथ में है अगर, तो वो आप डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, मान लो ए का यहाँ पर बी एक्स के साथ में कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन रहा है तो ये बी एक्स को बताना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट है वो बताएगा और यहाँ पर रिपोर्ट बनाएगा क्या क्या रिस्क असेसमेंट किए हैं आपने और किस तरीके से आपने इन रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, क्या प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किए हैं, और यहाँ पर ये सारी बातें हमारे बोर्ड को बताई जाएंगी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। कब बता रहे हैं, हर एक क्वार्टर में बताएंगे और बोर्ड इसको अप्रूव करेगा। बोर्ड याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर सारी चीजें अप्रूव करता है, आर्टिकुलेट कर रहा होता है और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। अब आती है बात यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स की। तो लास्ट वाले में हमने क्या देखा था नरेश चंद्र कमेटी में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्हें हम बिजनेस मॉडल में और रिस्क प्रोफाइल जो है हमारे बिजनेस पैरामीटर्स की उसके लिए ट्रेन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमें बताना है कि कितने हमने आईपीओ से फंड्स रेज किए हैं, तो इसका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन जो थी हमारी जिससे हमने फंड्स रेज किए हैं वो भी हमारी ऑडिट कमेटी जो है हर एक क्वार्टर में आपकी क्या कर रही है, यहाँ पर इसको रिव्यू कर रही होगी। ठीक है, फिर आती है बात यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर्स की। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपके पास में क्या होने चाहिए, कोई भी नॉमिनी डायरेक्टर आपके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर जरूरत है कि आपको उन्हें अपॉइंट करना है तो यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स का डिसीजन होना चाहिए। अब नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक कंपनी है जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की है। ठीक है, अब जब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। राइट, तो ये बोल रहे हैं कोई भी नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, अगर है तो शेयर होल्डर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उनके डिसीजन के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाएगा। फिर आती है बात रेन्यूमरेशन की। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी कंपनसेशन आप एनईडीज को दे रहे हो वो आपके बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। फिर आती है बात विसल ब्लोअर पॉलिसी की। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग ऑब्जर्व हो रही है तो ऑडिटिंग कम्युनिटी को इसके बारे में बताया जाएगा और जो भी हमारे इंफॉर्मेंट हैं, विसल ब्लोअर हैं, इनको आपको प्रोटेक्ट करना है। फिर आती है बात बोर्ड परफॉर्मेंस को आप कैसे इवेलुएट करोगे। तो ये हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर इवेलुएट कर रहे होते हैं। ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होगी, एनईडीज की परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाएगी। नेक्स्ट आती है उदय कोटक कमेटी। ये 21 मेंबर कमेटी थी जिसमें हमारे पास अलग अलग कंपनीज के इंडिविजुअल्स आए थे, स्टॉक एक्सचेंजेस से लोग आए थे, इन्वेस्टर ग्रुप से, एकेडमिक से और अदर प्लेसेस से। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी की रिकमेंडेशंस आपके लिए क्या थी और क्या इनका यहाँ पर रोल था। तो इनको बोला गया था कि आप हमें ये बताओ कि एक्टिव और क्लियर पार्टिसिपेशन हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का किस तरह होना चाहिए, कैसे हम उन्हें इंसेंटिवाइज करें अगर यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स फर्म्स अच्छे से करती हैं, कैसे हमें
थर्ड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं उनके डिस्क्लोजर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स से रिलेटेड जनरल मीटिंग्स में, तो उन्हें हमें कैसे रिजॉल्व करना है। तो अब इनके यहाँ पर क्या क्या रिकमेंडेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑडिट कमेटी के लिए इन्होंने बोला कि हमें उन्हें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो हमारी क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रही है उसके अलावा भी कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो कर पाए, कुछ भी मैटर्स को एड्रेस करना है तो कर पाए। इसके लिए इनको क्या बोला गया कि आपको एटलीस्ट 5 ऑडिट कमिटीज रखनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑडिट कमेटी होगी ये यहाँ पर देखेगी कि फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, और हम यहाँ पर जो भी लिस्टेड एंटिटी है वो इन फंड्स को किस तरह से अनलिस्टेड सब्सिडरीज में यूटिलाइज कर रही है और अपनी फॉरेन सब्सिडरीज में यूटिलाइज कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपको रिव्यू करना है कि आपके पास जो लोन्स हैं, एडवांसेस हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं, और अगर ये 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। नॉमिनेशन और रेन्यूमरेशन में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यहाँ पर आपकी जो कमेटी है इसके पास एटलीस्ट 2 से, ठीक है, 2 मेंबर्स जो हैं, 3 मेंबर्स में से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने, बेसिकली 2/3 मेंबर्स होगा, 2/3 नहीं होगा, बेसिकली 2/3 मेंबर्स जो आपके हैं वो यहाँ पर कैसे होने चाहिए, वो आपके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर आती है बात कोरम की, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट होना ही चाहिए आपकी मीटिंग्स में, ठीक है। इनके बिना यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हम यहाँ पर सेव कर पाए, और इसीलिए इन्होंने इस चीज को मैंडेटरी बनाया। इसके बाद में इन्होंने बात की है यहाँ पर कि हमें ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग रखनी होगी सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो यहाँ पर कंपनीज जो हैं उन्हें कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स बतानी है सभी डायरेक्टर्स की, और यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट हाफ जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, आपके पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए, विद यहाँ पर 6 मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड होने चाहिए, और एक यहाँ पर जो वुमेन मेंबर होंगी, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए अमंग द इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक फॉर्मल इंडक्शन होना चाहिए सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, और एटलीस्ट हमें 5 साल में एक बार हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के लिए भी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी हमारे लिस्टेड फर्म्स हैं, ठीक है, इन्हें सभी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड रीजंस देने हैं यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने क्यों रिजाइन किया था। एट द सेम टाइम ये जो फर्म्स हैं ये यहाँ पर अलाउड हैं कि आप एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को इनकी जगह पर अपॉइंट कर सकते हो। और क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बताया कि मिनिमम कंपनसेशन आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, और इन्होंने कोशिश की है कि फ्रीक्वेंट एक्सक्लूसिव मीटिंग्स आपकी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ठीक है, ताकि कंपनीज के अफेयर्स को आप अच्छे से डिस्कस कर पाओ। अगर बात की जाए रेगुलेटरी कंप्लायंस की, तो इन्होंने बोला कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर अपडेटेड होने चाहिए, और कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट एक बार साल में वो अपने आप को यहाँ पर पूरा अपडेट करें, ठीक है। और कोई भी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन जो है वो होते रहने चाहिए एनईडीज के बीच में और सीनियर मैनेजमेंट के बीच में, और कम से कम एक बार तो ये होना ही चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो रोल्स हैं हमारे चेयरमैन के, एमडी और सीईओ के, ठीक है, लिस्टेड फर्म्स में वो अलग अलग होने चाहिए। इसके अलावा बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, सक्सेशन प्लानिंग करनी होगी कि भाई आगे कौन आएंगे, और रिस्क मैनेजमेंट डिस्कशंस जो हैं वो आपके एटलीस्ट वंस अ ईयर होने ही चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला कि हमें अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टॉप 500 कंपनीज हैं, ठीक है, यहाँ पर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वो अंडरटेक करेंगी डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स जो इंश्योरेंस को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करेंगी। चलिए, बेसिकली इनके पास इतना होना ही होना चाहिए जो हमारी टॉप 500 कंपनीज हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ कंपनीज एक्ट हैं, ठीक है,
तो हमारी जो कंपनी एक्ट है, इन्होंने इन कमिटीज से रिलेटेड कुछ एक्ट्स की बात की है। ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेबी ग्रेड ए के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने आरबीआई का एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर सेबी का एग्जाम देना है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पर सेबी का क्या रोल रहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉचडॉग की तरह काम करती है, जो कि कोशिश करती है कि अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और एक हेल्दी और ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट लेकर आए। ठीक है, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की क्या क्या रहती हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं इनको, तो ये गाइडलाइंस लेकर आती हैं, कोड्स लेकर आती हैं। जैसे क्लॉज 49 है हमारा लिस्टिंग एग्रीमेंट का, जिसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं फॉर बोर्ड कॉम्पोजिशन। इसके अलावा हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, एनफोर्समेंट करनी है। तो सेबी जो है वो मॉनिटर करेगी और कंप्लाई करती है इन रेगुलेशंस के साथ में, और कोई भी करेक्टिव एक्शन लेना है तो वो भी ये ले रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, पेनल्टीज इशू कर सकते हैं, और जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उन्हें भी डिलिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे, तो यहाँ पर इनका काम है कि ये फैसिलिटेट करें इनकी एंगेजमेंट को। तो सेबी क्या करता है, सेबी यहाँ पर मैकेनिज्म सेट कर रहा है जिसमें कि हमारे शेयर होल्डर्स और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए, अपने जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें बता पाए, और यहाँ पर इंश्योर करता है सेबी कि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा मैंडेटरी इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल भी आता है। ये याद रखना, ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल भी इसी का पार्ट है। फिर इसके बाद में ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं और डिस्क्लोजर्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपको टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, बोर्ड डिसीजंस आपको बताने हैं, और कोई भी मटेरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो की हुई है, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी है और अवेयरनेस बिल्ड करनी है। तो सेबी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, वर्कशॉप्स लेकर आती है सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि अवेयरनेस को बढ़ा पाए अबाउट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आते हैं कुछ हमारे नोटेबल सेबी इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहले आता है क्लॉज 49। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, ये आया था 2000 में, साल 2000 में ये आया था, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटीज, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ होने ही चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर पाए। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर सेबी को पावर दी कि आप चाहो तो किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर सकते हो अगर वो यहाँ पर रेगुलेशंस के साथ में नॉन कंप्लायंस शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग डिटेरेंट रहता है अगर आप कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट कर रहे हो। इसके बाद में इन्होंने और क्या बोला, इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ये लेकर आए। तो यहाँ पर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आए थे जिससे कि ग्रीवांस रिजोल्यूशन को फास्ट ट्रैक कर पाए हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी इश्यूज को फेस कर रहे हैं। देन आया हमारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आए, यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड लेकर आए थे जिसको 2018 में रिवाइज किया गया था। ठीक है, इसमें हमने बोला कि हम ज्यादा बेटर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे और सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक, उनका यहाँ पर फोकस किसके ऊपर आ रहा है, ईएसजी के ऊपर आ गया। अब आती है बात यहाँ पर कुछ हमारे चैलेंजेस और ऑनगोइंग एफर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो अलग अलग कंपनीज के बीच में हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं इनके लिए हम बेसिकली ये ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज के साथ में आए और यहाँ पर इफेक्टिव बोर्ड साइड करें। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें हम यहाँ पर एड्रेस करें, हमारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का हम ध्यान रखें, बैलेंस करें, इंक्लूडिंग हमारे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज, और कॉन्टिन्यूस डायलॉग एंड एंगेजमेंट लोगों के बीच में होती रहे।
और जो भी कॉर्पोरेट लैंडस्केप है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अडेप्ट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे पास में बात करें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे पास और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं? बोर्ड की कॉम्पोजिशन हमारी किस तरह की होनी चाहिए और स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए। तो साइज कैसा है, डाइवर्सिटी कितनी है, इंडिपेंडेंस यहाँ पर बोर्ड की, बोर्ड मेंबर्स के पास क्या एक्सपर्टीज है। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड बोर्ड होना चाहिए हमारा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर गवर्नेंस क्वालिटी एनहांस हो जाती है। इसके बाद में बात करें मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूटिव रेन्यूमरेशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कंपनसेशन प्रैक्टिसेस को हम कोशिश करते हैं एनहांस करें, ये हम अलाइन करें हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस से। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप एम्प्लॉइज को अच्छा पैसा दो। ठीक है, और यहाँ पर एथिकल कंडक्ट को आप इंसेंटिवाइज करो, लोग अच्छे से काम करें, एथिकली काम करें तो आप उनको इंसेंटिवाइज करो और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की कोशिश करो। ठीक है, फिर आते हैं आपके इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि रोबस्ट इंटरनल सिस्टम्स आपको रखने होंगे और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट आपको करना होगा अगेंस्ट फ्रॉड, फाइनेंशियल मिसरिपोर्टिंग एंड ऑपरेशनल लैप्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको मिस स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करनी होनी चाहिए। फिर एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी को आप इसका एक पूरा कल्चर बनाओगे और इसे प्रमोट करोगे ताकि लॉस को यहाँ पर आप फॉलो करो और एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करो। अब आते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारी थे जो चीजें आप इंटरनली कर सकते हो। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड रेगुलेशंस हमारे पास हैं, ठीक है, इन्हें हम यहाँ पर एनफोर्स कर रहे हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री बॉडीज जो हैं, ठीक है, आपको भी पता है इंडस्ट्री बॉडीज होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास में इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक्टिव होने चाहिए और इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हम कंपनी को प्रेशराइज करें कि आप गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो करो और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हम उनसे एक्सपेक्ट कर पाए। इसके अलावा मीडिया और पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। मीडिया की अटेंशन अगर होती है तो गवर्नेंस लैप्सेस जो होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेते हो, कोई पंगा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत आपने एक्शन लिया और ज्यादा अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस फॉलो कर पाते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर नेशनल कल्चर और लीगल सिस्टम रखते हो, तो यहाँ पर जो कल्चरल एटीट्यूड्स है और कंट्री की जो लीगल इंफ्रा है, इसको आप काफी इन्फ्लुएंस करते हो ताकि जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं कैसे इंटरप्रेट होने चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट होने चाहिए, ये ज्यादा बेटर समझ में आ पाए। अब आती है बात यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म की, कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें किस तरीके से यहाँ पर फॉलो करना है, क्या सिस्टम्स और प्रोसेस हमारे होने चाहिए ताकि हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल बिहेवियर को यहाँ पर अपहोल्ड कर पाए। तो सबसे पहले आता है इंटरनल मैकेनिज्म में हमारे पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स आते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रखनी है, मैनेजमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर चलना है, इनकी परफॉर्मेंस चेक करना है, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना है। मैनेजमेंट टीम जो है उसको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी पॉलिसीज गाइडलाइंस बनाई हैं उन्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, डेली फंक्शंस को ओवरसी करना है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ काम करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना है, यहाँ पर एरर्स जो हैं उनको प्रिवेंट करना है। आपको अच्छे मॉडल्स लाने हैं ताकि कोई भी रिस्क आ रहा है वो आप टाइम पर आइडेंटिफाई कर पाओ, एसेट्स को सेफगार्ड करना है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस करना है। कंप्लाइंस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, कंपनी यहाँ पर सभी एप्लीकेबल लॉज को अडियर करे, पॉलिसीज को फॉलो करे और एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी बीमारी है, बीमारी क्या है यहाँ पर, रिस्क क्या है, लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, इवॉल्व करना, इवेलुएट करना है और मिटिगेट करना है।
इंटरनल ऑडिट में क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन आती है कि इंटरनल प्रोसेसेस कैसे हैं, कंट्रोल्स कैसे हैं और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अब आती है बात एक्सटर्नल मैकेनिज्म की। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है ये हमारे मेजर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, वोटिंग्स कर सकते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो 50% शेयर्स कंपनी के स्टॉक पर हैं और 50% हम लोगों ने खरीद रखे हैं एज इंडिविजुअल, यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर मेजर डिसीजंस इनके द्वारा ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो इनके पास में यहाँ पर वोटिंग राइट होती है, प्रॉक्सी वोटिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये मैनेजमेंट के साथ में बेटर इंगेज कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस हमें पता चलती हैं, जिससे कि कॉर्पोरेट बिहेवियर और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स मिलते हैं। फिर आती है बात रेगुलेटर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास में सेबी है इंडिया में, इसके अलावा एसईसी होता है यूएस में, एफसी है यूके में, जो कि गवर्नमेंट रूल्स और स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिट्स को यहाँ पर कंडक्ट कर कर एक्यूरेसी देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। मीडिया और फाइनेंशियल यहाँ पर हमारे पास एनालिस्ट होते हैं जो कि कॉर्पोरेट एक्टिविटीज को स्क्रूटनाइज करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं पब्लिक परसेप्शन कैसा है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट। फिर आते हैं एनजीओ और एडवोकेसी ग्रुप्स, जो कि यहाँ पर स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट देखते हैं। अगर एनवायरमेंट रिलेटेड है तो यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट है तो एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों को देखेंगे। तो कंपनी को प्रेशराइज करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो और सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स का ध्यान रखो। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो एथिकल इश्यूज हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होगा, बेसिकली दो पार्टीज हैं। ठीक है, अब दो पार्टीज यहाँ पर अपनी अपनी बात बोल रही हैं। ठीक, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मैंने बनाई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, लेकिन हमारे पास में और भी लोग हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इससे प्रॉफिट निकालूं और पर्सनल यूज में काम कर लूं। यहाँ पर लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि इस पैसे को हम बिजनेस में लगाकर बिजनेस को ग्रो करें। अब क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से अपनी सब चीजें की हैं तो मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग भी गलत बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बेसिकली बिजनेस को ध्यान रखना है या अपना ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास आ जाता है बेसिकली कि हमने पर्सनल इंटरेस्ट जो है हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कंपनी के लिए बेस्ट है उनके साथ में। ठीक है, चलो अब ये क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो फैमिली रन एंटरप्राइजेस जो हमारे पास है, फैमिली रन एंटरप्राइजेस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर डोमिनेंस होता है फैमिली मेंबर्स का। तो फैमिली मेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट को बेनिफिट कर रहे हैं स्टेक होल्डर के वेलफेयर की जगह। और क्या हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चनेबल इंडिपेंडेंस हो सकती है हमारे डायरेक्टर्स की। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनके साथ में ये ज्यादा दोस्ती है इनकी। ठीक है, ऑल्दो इनका कोई वैसे रिलेशन नहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, लेकिन पर्सनल एफिलिएशन बहुत अच्छा है इनका, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इनएडिट या फिर यहाँ पर इनके पास एडिक्वेट एक्सपर्टीज नहीं है। तो जो बोर्ड की न्यूट्रलिटी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फिर होता है वीक बोर्ड इफेक्टिवनेस या फिर फंक्शनिंग। तो यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ पर प्रमोटर डोमिनेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बोर्ड जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस लैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रमोटर अपॉइंटेड डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो भी हमारे प्रमोटर्स के डिसीजंस हैं उन्हें ऑब्जेक्टिवली चैलेंज नहीं करते हैं। फिर आती है बात यहाँ पर लिमिटेड डाइवर्सिटी या फिर लैक ऑफ डाइवर्सिटी की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर्स जो है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज में देखोगे ना एक ही हमारे पास फीमेल डायरेक्टर की बात की गई है। तो अब मेजरली जो ब्यूटीज होते हैं ना उनमें आपको एक ही फीमेल डायरेक्टर मिलेंगी, दो नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर एडिक्वेट डाइवर्सिटी नहीं होती है जेंडर्स की टर्म्स में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, पर्सपेक्टिव की, जिसकी वजह से यहाँ पर हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को यहाँ पर नहीं ले पाते हैं और वेल राउंडेड डिसीजन हमारे नहीं होते।
इंक्लूसिवनेस नहीं होती है, ठीक है। तीसरा है हमारा ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग में क्या हो रहा होगा यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बेसिकली नेगेटिव डेवलपमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि हमारी हिडन रहेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी मैनिपुलेट कर दी जाती हैं। इसके बाद में इनएडिक्वेट विजल ब्लोअर प्रोटेक्शन, एम्प्लॉइज जो हैं अगर मिसकंडक्ट को यहाँ पर बेसिकली एक्सपोज करते हैं तो रिटेलिएशन होता है, जॉब से निकाल दिया या उनको परेशान किया जाता है कि वो खुद ही रिजाइन कर दें, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी को डिस्करेज किया जाता है और अर्ली डिटेक्शन हमारी रॉन्ग डूइंग्स का हम नहीं कर पाते। अब आती है बात यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की। इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मिसयूज तो बहुत कॉमन है, इससे रिलेटेड आपको पता है यहाँ पर सेबी के भी एक्ट होते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो यहाँ पर इनसाइडर कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं या कंपनीज की सिक्योरिटीज बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो डीलिंग्स हैं वो हमारे पास किस तरह से हो रही होती हैं, वो हमारे पास हम इस तरह से करेंगे कि बेसिकली मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पहले से मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो मैंने अपने फायदे के हिसाब से ये काम किया। तो अनइक्वल एक्सेस इन्फॉर्मेशन की, प्रिविलेज्ड इनसाइडर्स जो होते हैं वो यहाँ पर नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर मार्केट एडवांटेज का फायदा ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिससे कि कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी हो सकती है या फिर लोगों का भरोसा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो लोग पहले से ही शेयर्स खरीद कर रख लेंगे इनसाइडर्स, राइट। या फिर कंपनी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, इनको पता चला या फिर इनको कुछ और नेगेटिव सेंटीमेंट के बारे में पता चला, इन्होंने पहले से ही इसको सेल कर दिया। इसके बाद में वीक एनफोर्समेंट, तो रेगुलेटरी लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है, इनसफिशिएंट एनफोर्समेंट की जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। फिर आता है यहाँ पर एनवायरमेंटल और लेबर कंसर्न्स। देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन होती है और इकोसिस्टम हार्म होता है। लेबर राइट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशंस, लो पे एंड चाइल्ड लेबर। अब आती है बात यहाँ पर एथिकल चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या हैं और कैसे हम उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। तो हम लॉज को स्ट्रेंथन करते हैं और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स को, बोर्ड की डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप को हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं, वो भी जेन्युइन वाली। यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस को लाने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एथिकल स्ट्रक्चर कल्चर जो है उसको कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी विसल ब्लोअर्स हैं उनको एम्पायर करें और प्रोटेक्ट करें और एम्फेसाइज करें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर। अब आता है हमारे लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर बेसिकली बोला गया कि भाई अब आप यहाँ इंडिया में मान लो आप देखते हो अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, ये हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको एक्सप्लॉइट कर माइनिंग कंपनीज बन रही है, ठीक। अब यहाँ पर ये एनवायरमेंट को इतना डिग्रेड कर रही हैं, सोसाइटी को इतना परेशान कर रही हैं, तो क्या इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है सोसाइटी की तरफ। इसीलिए इनको बोला गया कि आप अपने 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज की तरफ लेकर आओगे। तो कंपनीज की यहाँ पर कमिटमेंट है कि आप एथिकली ऑपरेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इम्प्रूव करने में हेल्प करोगे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं और बोल सकते हैं सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। अब की डायमेंशंस क्या क्या हैं हमारी सीएसआर की, तो सबसे पहले है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको मिनिमाइज करने हैं कार्बन फुटप्रिंट्स को, रिड्यूस करना है पोल्यूशन, कंजर्व करने हैं रिसोर्सेज और अडॉप्ट करनी है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना है, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना है और डाइवर्सिटी को प्रमोट करना होगा, इंक्लूजन को प्रमोट करना होगा। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला गया कि आपको यहाँ पर एंगेज करना है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करोगे और कंट्रीब्यूट करोगे रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है। इसके बाद में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के लिए बोला गया कि आपको एक्टिवली एंगेज करना है और कंसीडर करनी है क्या नीड्स है हमारे सभी स्टेक होल्डर्स की। इसमें आपके एम्प्लॉइज भी आते हैं, कस्टमर्स भी और कम्युनिटीज भी। ठीक है, अलॉन्ग विद योर इन्वेस्टर्स। फिर इन्होंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग की बात की, तो आपको यहाँ पर रेगुलरली रिपोर्ट करना है आपकी सीएसआर एक्टिविटीज। अगर आपने कोई स्कूल खोला, आपने कुछ प्लांट्स करे ट्रीज, या फिर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जिसमें कि यहाँ पर आप अपलिफ्टमेंट करोगे वीकर सेक्शन के, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताते रहना होगा। अब बेनिफिट्स यहाँ पर क्या हैं हमारे इफेक्टिव सीएसआर के, तो ब्रांड जो है उसकी रेपुटेशन इंप्रूव होती है, गुडविल जो है लोगों के बीच में वो यहाँ पर आपकी बिल्ड होगी और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो एनहांस होगी। फिर आपका यहाँ पर टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन, तो यहाँ पर वैल्यू ड्रिवन एम्प्लॉइज आपके पास आएंगे सीकिंग पर्पस इन देयर वर्क। रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं इससे एनवायरमेंटल और लीगल रिस्क जो है वो आपके कम हो जाएंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। इन्वेस्टर ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू, तो यहाँ पर जो कंपनी सीएसआर प्रैक्टिस करती हैं इनमें यहाँ पर इन्वेस्टर्स फोकस होते हैं कि भाई सस्टेनेबल रिटर्न्स मिलेंगे। एक हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट जो हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम काम करते हैं, सोशल इक्विटी की तरफ करते हैं और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। अब चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, सीएसआर यहाँ पर कोर बिजनेस फंक्शंस के साथ में अलाइन होना चाहिए, एक सेपरेट इनिशिएटिव की तरह ना लो। इसको क्या कर रहे हो, अब आप एनवायरमेंट को यहाँ पर पूरा तरीके से डिग्रेड कर कर एक जगह का दूसरी जगह काम कर रहे हो, ये नहीं। आप यहाँ पर इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ में लेकर चलो ताकि एनवायरमेंट भी कम से कम डिग्रेड हो या सोसाइटी को भी हेल्प हो रही हो। यहाँ पर जिस जगह पर आप प्लांट बना रहे हो कोशिश करो यहीं के लोगों को आपने जॉब दे दी। क्वांटिफाई करो सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को, जिसमें कि हमें डिटेल्ड फ्रेमवर्क की जरूरत होगी और कंसिस्टेंट डेटा ट्रैकिंग कर पाओ। इसके अलावा ग्रीन वॉशिंग को आपको अवॉइड करना है। ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल है कि भाई आप जो भी सीएसआर क्लेम्स हैं आपके वो एक्चुअल कमिटमेंट और रिजल्ट्स दिखाएं। ऐसा नहीं कि काम करके दिखाना है गवर्नमेंट को या फिर हमें करने के लिए बोला गया तो कर रहे हैं, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं लोगों के। ठीक है, एक अच्छी यहाँ पर हमारी इंटेंशन भी होनी चाहिए। स्टेक होल्डर बैलेंसिंग, तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अलग अलग होती हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, तो यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने होते हैं और ओपन डायलॉग भी करना होगा। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, ये बेसिकली एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें रेगुलर रिव्यू की जरूरत है, इनोवेशन की और एनहांसमेंट की। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, पेटागोनिया, तो यहाँ पर रिनाउंड है ये फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आप देखोगे इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें की हैं। अगर यूनिलीवर की बात करें तो ये यहाँ पर सस्टेनेबल लिविंग प्लान लेकर आए थे जो कि एनवायरमेंटल और सोशल गोल्स पर यहाँ पर फोकस कर रहा था। टाटा ग्रुप की बात करें तो ये यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाते हैं और फोकस करते हैं सोशल कॉजेस जो भी हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, तो बेसिकली इफेक्टिव सीएसआर जो है वो यहाँ पर हमें हेल्प कर रहा होता है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करें और सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर की तरफ कंट्रीब्यूट करें सभी लोगों के। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अब यहाँ पर ये आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पर अपने लिए लगा सकते हैं और ये मॉडल आंसर्स भी देख सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमसे कुछ और भी चाहते हैं तो वो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। Thank you so much.